हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुबेरा स्टडी पॉइंट्स। एंड फ्रेंड्स, हम लोग जीवन कौशल पढ़ रहे हैं और जीवन कौशल के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं जीवन कौशल क्या है और व्यावसायिक आचरण एवं नीति और संवैधानिक मूल्य एवं मानवीय मूल्य। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षक की भूमिका। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शिक्षक की भूमिका एक विद्यार्थी के जीवन में क्या होती है। जैसा कि एनसीएफ 2005 ने भी शिक्षक की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना है। और कोठारी आयोग जो कि 1964 और 66 में बना, उन्होंने भी कहा था कि एक राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की जो भूमिका होती है वह किसी और की नहीं हो सकती। और एनसीएफ 2005 ने भी विशेष जोर दिया इस बात पर कि शिक्षक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक राष्ट्र के निर्माण में भी और एक विद्यार्थी के जीवन में भी। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि शिक्षक कौन कौन से शिक्षक के प्रकार होते हैं। तो शिक्षक 3 प्रकार के होते हैं: सत्ताधारी, तानाशाही या फिर शिक्षक केंद्रित शिक्षक, और प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक या फिर बाल केंद्रित शिक्षक, और जो तीसरा है वो अहस्तक्षेपी शिक्षक। तो यहाँ पर सत्ताधारी शिक्षक से मतलब है कि उसे बालक से कोई भी समानुभूति या सहानुभूति नहीं होती, वह मतलब पूरी तरीके से अपनी चलाता है। मतलब ऐसा शिक्षक जो बच्चों पर अपने नियम कानून लागू करता है, मतलब वो चाहता है जैसा मैं कहूँ वैसा ही बच्चा करे। इस तरीके का शिक्षक, पूरी तरह से तानाशाह होना, यह शिक्षक केंद्रित शिक्षक कहलाती है। मतलब इस तरीके का शिक्षक शिक्षक केंद्रित शिक्षक होता है। और प्रजातांत्रिक शिक्षक, इस प्रकार के जो शिक्षक होते हैं वो बालकों की रुचि का ध्यान रखते हैं और बालकों की क्षमता को वरीयता देते हैं कि मतलब बालक की सीखने की क्षमता क्या है, वह किस तरीके से सीख सकता है, और उसे पूर्व ज्ञान से जोड़कर कोई चीज़ बताते हैं। तो इस तरीके से मतलब प्रजातांत्रिक शिक्षक में बालक की रुचियों का भी ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह के शिक्षक प्रजातांत्रिक शिक्षक होते हैं। और अहस्तक्षेपी शिक्षक जो होते हैं वो मतलब विद्यार्थी कुछ भी कर रहा है वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो शिक्षा होती है वो दूरस्थ शिक्षा, मतलब कुछ लोग जैसे दूर रह के या ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा कुछ भी कर रहा है तो शिक्षक उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाता। शिक्षक पढ़ा रहा है, बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ये शिक्षक को पता भी नहीं चलेगा, तो वो हस्तक्षेप कैसे करेगा। तो इस टाइप की जो शिक्षा होती है वो हस्तक्षेपी शिक्षा कहलाती है। उसके आगे देख लेते हैं शिक्षक की भूमिका। मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका, एनसीएफ 2005 ने शिक्षक को किस तरीके से बताया है कि शिक्षक की क्या क्या भूमिका किस किस रूप में होती है। तो सुविधा प्रदाता या सुगमदाता के रूप में, परामर्शदाता, मार्गदर्शक, अनुश्रवणकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका, और नेतृत्वकर्ता के रूप में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की क्या क्या भूमिका होती है। तो शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में, तो इस टॉपिक का अर्थ यह है कि शिक्षक ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं बच्चे को देता है जिन्हें पाकर बच्चा ज्ञान का सरलीकरण करता है तथा आसानी से कोई चीज़ सीख लेता है, और क्लास में एक सीखने का ऐसा माहौल तैयार करता है कि जिससे बच्चा आसानी से सीखता है और उसे सीखने में रुचि भी लेता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ज्ञान का सरलीकरण। तो फ्रेंड्स, कोई चीज़ सिखाने के लिए एक शिक्षक मतलब उस ज्ञान को आसान भाषा में सिखा देता है, या कई तरीके से उसका जो प्रस्तुतिकरण होता है, प्रस्तुतिकरण द्वारा या किसी अन्य तरीके से ज्ञान का सरलीकरण कर देता है, जिससे बच्चा आसानी से सीख जाता है।
सुगमकर्ता। सुगमकर्ता का भी मतलब यही है कि किसी चीज़ को आसान कर देना। जैसे कुछ चीज़ें मान लो, बच्चा मान लो सीख तो जाता ही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सीखने में बच्चे को थोड़ी कठिनाई महसूस होती है, तो शिक्षक उसे किसी आसान तरीके से सिखा देता है। और भय मुक्त वातावरण, तो अगर शिक्षक मान लो कि सत्तावादी होगा, निरंकुश विचारधारा का होगा, तो ऐसे में विद्यार्थी डरेगा और कभी भी शिक्षक से अपनी समस्या नहीं बता पाएगा। तो शिक्षक सत्तावादी ना होकर वह बच्चे से प्रजातांत्रिक व्यवहार करता है और उसे अपनी समस्याओं को कहने का मौका देता है, जिससे कि बच्चा भी आसानी से अपनी जो बात होती है या अपनी कोई भी समस्या होती है वह शिक्षक को आसानी से बता देता है, जिससे मतलब बिना डरे बताता है। तो शिक्षक एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है क्लासरूम के अंतर्गत कि बच्चा भयमुक्त ना, मतलब भय में ना रहे, डरे नहीं। तो भयमुक्त वातावरण प्रदान करता है। उसके बाद है त्रुटियों को सुधारने का मौका। तो क्योंकि शिक्षक भी कभी विद्यार्थी था, तो वह ये जानता है कि अधिगम की शुरुआत में सभी त्रुटियां करते हैं और इसलिए वह विद्यार्थी से तुरंत ही संपूर्णता की उम्मीद नहीं करते हैं, बल्कि एक शिक्षक थोड़ा धैर्य रखता है और उसे ये पता होता है कि बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा। त्रुटियों को करते हुए वह मतलब धीरे धीरे सीखेगा। कोई भी बच्चा पहले त्रुटियां करता है, तो एक शिक्षक के अंतर्गत थोड़ा धैर्य धारण करने की भी क्षमता होती है, तो त्रुटियों को सुधारने का मौका शिक्षक देता है। उसके बाद है अधिगम योग्य परिस्थितियाँ। तो फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति हो, तो जब तक वह मेंटली फिट नहीं है तो वह सीख नहीं सकता। तो कभी कभी बच्चा तनाव में आ जाता है या डरता है, किसी कारणवश पूछता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो शिक्षक होता है वह अधिगम योग्य परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है, ताकि मतलब बच्चे के तनाव को दूर करता है और उसके डर को भी ख़त्म करता है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है जिससे बच्चा ऑटोमेटिक सीखने लगता है। उसके बाद है पूर्व ज्ञान से जोड़ना। तो पूर्व ज्ञान से जोड़ने की सुविधा भी शिक्षक देता है। मतलब वह अगर किसी बच्चे को कुछ सिखा रहा है तो बच्चा कुछ चीज़ें पहले से भी जानता है, तो उनसे जोड़कर अगर सिखाया जाता है बच्चों को, तो बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। क्योंकि कोई भी नई चीज़ एकदम से बताने पर बच्चा उसे उतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाता। तो इसलिए एक शिक्षक कुछ भी बताने से पहले उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए सिखाने की भी सुविधा देता है, जिससे कि बच्चा आसानी से सीख लेता है। उसके बाद है शिक्षण सामग्री। तो शिक्षण सामग्री की भी सुविधा देता है शिक्षक, मतलब इसका भी थोड़ा ख्याल रखता है कि कोई भी चीज़ सिखा रहा है तो उसका प्रस्तुतिकरण किस तरीके से करें और किस तरीके का माहौल क्रिएट करें कि बच्चा आसानी से सीख ले। तो कई तरीके की शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हुए शिक्षक बच्चों को आसानी से सिखाता है। उसके बाद है रुचि एवं प्रेरणा की सुविधा। तो रुचि और प्रेरणा की भी सुविधा शिक्षक देता है छात्रों को। मतलब बच्चे की रुचि किस चीज़ में उसका भी ध्यान रखते हुए शिक्षक बच्चों को सिखाता है और उन्हें प्रेरित भी करता है। उसके बाद है भ्रम दूर करने की सुविधा। तो विद्यार्थी अधिगम के दौरान कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, तो ऐसे में शिक्षक अपने ज्ञान से उनके भ्रम को दूर करता है। उसके बाद है समूह वार्तालाप की सुविधा। तो मतलब शिक्षक विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटकर उन्हें आपस में वार्तालाप करने की सुविधा देता है। जैसे क्लास में छोटे छोटे ग्रुप बना देता है, ताकि बच्चे आपस में थोड़ी बातचीत करना सीखें। ऐसे मतलब आपस में बच्चे जब बातचीत करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बोलना सीख जाते हैं, मतलब निडर होके बोलते हैं। और फिर जब वे बातचीत करना सीख लेते हैं तो फिर वे शिक्षक से भी बात करना सीख लेते हैं, या प्रश्न पूछना वगैरह हुआ तो वह आसानी से पूछ लेते हैं। इसके अलावा जो शिक्षक होता है वह विद्यार्थियों को करके सीखने की भी सुविधा देता है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर थोड़ा लिख लेंगे कि करके सीखने की सुविधा।
करके सीखने की सुविधा। तो कक्षा में शिक्षक गतिविधियों को बढ़ाता है। कई प्रकार की गतिविधियाँ जैसे कि अंताक्षरी खिलवाना या कोई और किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ, मतलब खेल द्वारा सिखाना, इस तरीके की गतिविधियों द्वारा जब बच्चा स्वयं करके सीखता है तो वह आसानी से सीख लेता है। तो शिक्षक विद्यार्थियों को करके सीखने की भी सुविधा देता है। उसके अलावा मंच प्रदान करने की भी सुविधा देता है। जैसे कि कई स्कूलों में आपने देखा होगा कि मतलब एक हफ्ते में या 15 दिन में कुछ ना कुछ उन्हें रोल मॉडल करके दिखाना होता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों का जो संप्रेषण होता है वो अच्छा हो जाता है, बच्चे अच्छे से बोलना सीख जाते हैं। तो मंच भी प्रदान करने की सुविधा देता है। और आत्म अभिव्यक्ति की भी सुविधा जो है शिक्षक बच्चों को प्रदान करता है। मतलब शिक्षक एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है क्लास के अंदर जिससे बच्चा भय मुक्त होकर अपने आप को व्यक्त करता है एंड वो जो कुछ कहना चाहता है वो निडर होकर कहता है, अपने आप को व्यक्त करता है, मतलब उसकी क्या रुचियां हैं और वह क्या करना चाहता है, इस तरीके की कई चीज़ें। तो खुद को व्यक्त करने की भी सुविधा शिक्षक विद्यार्थियों को देता है। तो फ्रेंड्स इन 2 पॉइंट्स को भी लिख लेते हैं कि मंच प्रदान करने की सुविधा, मंच प्रदान करने की सुविधा, और आत्म अभिव्यक्ति की सुविधा, आत्म अभिव्यक्ति की सुविधा। तो फ्रेंड्स ये हमें पता चल गया है कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कौन कौन सी सुविधाएं एक छात्र को देता है। एंड फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और कल जानेंगे कि शिक्षक परामर्शदाता के रूप में किस तरीके के परामर्श देता है या मार्गदर्शक कैसे करता है, मतलब छात्रों का मार्गदर्शन कैसे करता है, और अनुश्रवणकर्ता के रूप में उसकी क्या भूमिका होती है, और वह विद्यार्थियों का नेतृत्व किस प्रकार से करता है। तो ये सब हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और गाइस मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में किस तरीके की सुविधाएं देता है ये आसान, मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।